बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि जैसे कि हर चीज़ का बंटवारा कर लिया गया है, उसी तरह पागलों का भी बंटवारा हो जाना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। अब मालूम नहीं ये बात ठीक थी या नहीं, बहरहाल समझदारों के फैसले के मुताबिक इधर-उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुईं और एक दिन पागलों के तबादले के लिए तय कर लिया गया। वो मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार वगैरह हिंदुस्तान में ही थे, वे वहीं रहने दिए गए और जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि करीब-करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने ठहराने का कोई सवाल नहीं था। जितने हिंदू सिख पागल थे, सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगीं। एक मुसलमान पागल जो 12 साल से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें तो हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा, हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। तो दूसरा मुस्कुराकर बोला, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसलकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इनमें से कुछ पागल ऐसे भी थे जो असल में पागल नहीं थे, वे मर्डरर्स थे, जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था ताकि वो फांसी से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हुआ, बंटवारा क्यों हुआ और ये पाकिस्तान क्या चीज़ है, क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ जाहिल थे, उनकी बातों से भी कोई खास बातचीत पता नहीं चलती थी। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कायदे आजम कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, कैसा है, उसके बारे में कुछ नहीं पता था। यही वजह है कि पागल खाने में वे सारे पागल जिनका दिमाग पूरी तरीके से खराब नहीं था, जो थोड़ा बहुत कुछ समझते थे, बड़े परेशान थे कि असल में वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में हैं। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू लगाते लगाते एक दिन पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे तक लगातार भाषण देता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मामले पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ और ना ही पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ गया तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाकी एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, उसमें यह तब्दीली हुई कि उसने तमाम कपड़े अपने उतार के फेंक दिए और सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था, वो दिन में 15-16 बार नहाया करता था। एकदम उसने एक नई आदत अपना ली। उसका नाम मोहम्मद अली था, तो वो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कहने लगा। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि अब खून खराबा हो जाएगा, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। हालांकि उस वकील को उसने ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी।
वहीं यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा पहुंचा। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर बात करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत कैसी रह गई होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं। इन्हीं सब पागलों में एक सिख भी था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान पे कुछ अजीबोगरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ऊपर दी गुड़गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना, दी मंग दी दाल उफ दी लालटेन। पहरेदारों का कहना था कि 15 बरस के इस लंबे अरसे में वो एक पल के लिए भी नहीं सोया, लेटा तक नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां फूल गई थी, मगर इतनी तकलीफ के बावजूद भी कभी उसने लेटकर आराम नहीं किया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले की बात जब भी होती थी पागल खाने में, तो वो उसे बड़े गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ऊपर दी गुड़गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना, दी मंग दी वॉल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक्सिंग कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद इस उलझन में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए। उस सिख पागल के बाल छिदरे होकर बहुत कम रह गए थे क्योंकि वो बहुत कम नहाता था, नहाता ही नहीं था, इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसकी वजह से उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन आदमी वो बुरा नहीं था। 15 सालों में उसने कभी किसी से कोई झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे, नौकर थे, वो उसके बारे में बस इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई सारी जमीनें थीं। अच्छा खाता पीता जमींदार था, लेकिन अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांधकर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत पूछा करते थे और चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना भी बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतई मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज, उसके रिश्तेदार उससे मिलने आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता, सर में तेल लगाकर कंघा करता, अपने कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था उन्हें निकलवाता और पहनता, बहुत अच्छे से तैयार होकर अपने मिलने वालों के पास मिलने जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या कभी कभार ऊपर दी गुड़गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना, दी मंग दी वॉल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 सालों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। जब वो बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब कोई सही जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं होती थी किसी से, कोई मिलने भी नहीं आता था। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे, उसके लिए फल, मिठाइयाँ, कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो उसे यकीनन बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है तो उसने कहका लगाया और कहा कि ना वो पाकिस्तान में है और ना ही वो हिंदुस्तान में है, इसलिए क्योंकि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया है। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई बार मिन्नत खुशामद से कहा कि वह उसे हुक्म दे दे ताकि ये झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और भी बहुत सारे हुक्म देने थे। एक दिन बिशन सिंह तंग आकर उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गुड़गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना, दी मंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु दी खालसा एंड वाहे गुरु की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी बात सुन लेते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा,
मगर सिपाहियों ने उसे रोका और बताया कि ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। बिशन सिंह ने फजलुद्दीन को देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे बोला कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तो फिर बिशन सिंह ने फजलुद्दीन से पूछा कि टॉबर टेक सिंह कहाँ है। फजलुद्दीन ने हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर से पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन खुद बौखला सा गया था। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनेस दी बेध्याना दी मंग दी दाल ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर फटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। उधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूची पहुंच गई थी और तबादले का दिन तय हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के दस्ते के साथ रवाना हों। वाघा के बॉर्डर पर दोनों तरफ के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और शुरुआती कार्रवाई पूरी करी और तबादला शुरू हुआ। तबादला जो था वो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनके दूसरे अफसरों को हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे, जो निकलने को तैयार होते थे वो उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। कोई गालियां बक रहा था तो कोई गा रहा था। अधिकतर पागल इस तबादले को नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। वो पागल जो थोड़ा बहुत कुछ समझते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार फसाद होते होते बचा, क्योंकि कुछ मुसलमानों और सिखों के ये नारा सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टॉबर टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? अफसर हंसकर बोला, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हट गया और दौड़कर अपने बाकी साथियों के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गुड़ुड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मंग दी दाल ऑफ टॉबर टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टॉबर टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया होगा तो उसे तुरंत फौरन वहां भेज दिया जाएगा। मगर वो नहीं माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से हिला नहीं सकेगी। क्योंकि सभी थके हुए थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा जबरदस्ती नहीं की उससे, उसको वहीं खड़े रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम जारी रहा। सूरज निकलने से पहले शांत खड़े बिशन सिंह के गले से आकाश को चीर देने वाली चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 साल से दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टॉबर टेक सिंह पड़ा था।